नमस्कार। इस विशेष परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी परिचर्चा का विषय है बैसाखी और ऋतु पर्वों की परंपरा। और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृतिकर्मी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और शोधार्थी भारती मिश्रा जी। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी और भारती मिश्रा जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र मैं आपसे करता हूं और आपसे पहला तो यही जानने का मन है कि भारतीय परिदृश्य में बैसाखी और ये ऋतु पर्वों की जो परंपरा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमारे देश में काल गणना दो तरह से होती है जी। एक तो चंद्रमा के अनुसार और एक सूर्य के अनुसार जी। तो चंद्रमा के अनुसार ये प्रथमा द्वितीया जो एक प्रतिपदा द्वितीया जो ये पर्व तिथियां होती हैं जी, वो चंद्रमा के घटने बढ़ने से होती हैं, शुक्ल पक्ष प्रति। और जो दूसरा है, दूसरी गणना वो है सौर गणना। तो सौर गणना की विशेषता ये है कि वो कभी भी वो उसमें फेरबदल नहीं होता। चंद्रमा की गणना में एक अलग से 3-4 साल के बाद मलमास रखा जाता है जी। लेकिन सौर मास में आप कभी सौर मास में मलमास वगैरह नहीं होता। तो विश्व का सबसे जो प्रामाणिक गणना है सूर्य की, वो मानी जाती है सौर गणना। तो ये जो पर्व है बैसाखी पर्व, वो वस्तुतः संक्रांति का पर्व है। बहुत अच्छा। संक्रांति का मतलब हुआ सूर्य एक राशि से जब दूसरी राशि में जाता है, उसको संक्रांति कहते हैं जी। और ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि मेष जो है वो राशि चक्र का पहला कदम है जी। तो यहाँ से सूर्य प्रवेश करते हैं दूसरे राशि चक्र में। अच्छा। मीन से निकल करके वो मेष में आते हैं जी। तो ये जो बैसाखी है, और उसको अलग अलग देशों प्रदेशों में अलग अलग नाम भी हैं जो मैं बाद में बताऊंगा जी। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है सबसे वर्ष का, क्योंकि यहाँ से सूर्य गणना शुरू होती है। बैसाख मतलब विशाखा नक्षत्र से उत्पन्न मास। क्या बात है। चैत्र मतलब चित्रा नक्षत्र से उत्पन्न मास। आश्विन माने अश्विनी से उत्पन्न। फाल्गुनी जो है उससे फाल्गुन। तो ये सब जो है नक्षत्रों पर आधारित मास हैं जी। तो ये जो बैसाख है, बैसाख को कहते हैं विशाखा नक्षत्र, सबसे ज़्यादा उसमें दाहकता होती है। अच्छा। बहुत गर्म, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म का प्रारंभ सूर्य की यही होता है। और गांव में एक बताना चाहूँगा मैं इसी संदर्भ की, आज से गांव में जगह जगह पंसारा चलाते हैं लोग। अच्छा। और 2 महीने तक चलाते हैं। उसमें रास्ते में आप जहाँ पर कि कोई नहीं है, वहाँ अगर कोई जा रहा है तो उसको प्यास लगी, उसके लिए कुछ नहीं मिलता तो वो पानी लेकर के बैठे रहते हैं। और ये बड़े बड़े जो किसान हैं वो लगाते हैं, कोई सरकारी मशीनरी नहीं लगाती है। गांव के ही लोग जो हैं वो रखते हैं। और चना भी थोड़ा सा रखते हैं, तो जो आता है पानी पीने के लिए उसको चना भी देते हैं और पानी भी पिलाते हैं। तो पंसरा आज से शुरू हुआ है जी। तो ये अपने में ही हमारा तो कृषि प्रधान भारत है ही है। सारे पर्व जो हैं कृषि पर निर्भर है और सारे पर्व जो हैं ये तिथियों पर और सूर्य की जो है गति उस पर निर्भर है। बहुत अच्छा। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, आपने जहाँ से इस परिचर्चा को शुरू किया उससे कई सारे मन में कई सारे सवाल भी आते हैं और ये भी महसूस होता है कि हम अपने ही संस्कृति को कितना कम जानते हैं। बैसाखी को इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि नक्षत्रों के आधार पर सारी चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर भारती मिश्रा, आपसे ये जानने का मन है कि जैसे अभी बुद्धिनाथ मिश्र जी कह रहे हैं, बैसाखी और तमाम दूसरे पर्व इसी काल में पूरे देश भर में मनाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में मनाए जा रहे हैं। एक तो वो कौन कौन से पर्व हैं उनके बारे में आपसे जानने का मन है, और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी कि जिस तरफ अभी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र हमारा ध्यान खींच रहे थे कि आज से पंसारा लगाते हैं, एक वो ग्रामीण भारत है, एक ये शहरी भारत है। शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इन पर्वों में भी उसका क्षेपक आया है?
इस पर आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जैसे सर ने कहा कि गुड़ और पानी पिलाया जाता है, ये हमारे देश की परंपरा रही है। हमारे यहाँ मिठाई अब देनी शुरू हुई है, नहीं तो पहले कोई अतिथि घर पर आता था तो पानी और गुड़ से ही उसका स्वागत किया जाता था। बहुत अच्छा। तो वो परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और आज भी कायम है कि गुड़ हम देते हैं। गुड़ से जो इसमें जो भीतर जो कमजोरी है, थकान है, वो दूर हो जाती है, इसलिए गुड़ देते हैं। हाँ जी। और रही बात पर्वों की, तो बैसाख में हमारे होली, नवरात्र, रक्षाबंधन, तीज, विभिन्न प्रकार के पर्व आते हैं। तो इन पर्वों का जो हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में मैं ये समझती हूँ कि आज भी ये पर्व उसी अवस्था में जीवित हैं। अच्छा। पर शहरीकरण जो होता जा रहा है उसमें वो धूमिल होते जा रहे हैं। हम सिर्फ दिखावे में रह गए हैं। आज हमें एक दिन पहले पता चलता है कि कल होली है। कई बार प्रश्न ये होता है, अच्छा कल होली है, और पहले क्या होता था कि अच्छा होली आने वाली है, महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही तो बात है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई बार मैंने अनुभव किया है, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ अभी भी, तो मैं भी अनुभव करती हूँ कि वहाँ जो आनंद है वो शहर में आनंद नहीं रह गया है। यहाँ सिर्फ पर्व जो है औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। भारती जी, एक बात मैं इसी में जोड़ना चाहूँगा कि अब गांव भी अब शहर होते जा रहे हैं। क्या बात है। हम जहाँ जहाँ हमारा शहर घुस रहा है वहाँ से ग्रामीण संस्कार समाप्त हो रहे हैं, पर्व समाप्त हो रहे हैं। कई गांव में ऐसा जितना पिछड़ा हुआ जिसको गांव मानते हैं वो अभी भी परंपरा से जुड़ा हुआ है, अपने संस्कारों से जुड़ा हुआ है। जो आधुनिक हुआ है वहाँ आपको लगेगा कि छोटा छोटा शहर हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है जी। आप जारी रखें आपकी बात। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सर की बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब हम संस्कृति से जुड़े हुए मानते हैं अपने आप को। पर शहरों में अगर हम देख रहे हैं कि हम खुद ही इतना आज भागदौड़ भरी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं कि हमें खुद ही समय नहीं मिलता कि हम तीज त्योहार को कैसे मनाया जाए। क्या बात। और शहरों में महिलाएं आज भी उसी अंदाज में, उसी रंग में होली पे गुजिया बन रही है, दिवाली पे घर लीपा जा रहा है, और अब पैसे खर्च करके हम त्योहार मना रहे हैं। बाजार भी कहाँ जाते हैं, ऑनलाइन बुक ऑर्डर दे देते हैं। जी, अब तो बस ऑनलाइन ऑर्डर करो, सारा सामान घर पे, बाजार जाने की भी आवश्यकता नहीं है। पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका है कहीं ना कहीं वो अभी भी मेरी नज़र में बरकरार है। ये अच्छा लगा आपसे जानकर कि, और ये भी सच है कि जिस तरफ डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा हमारा ध्यान खींच रहे हैं कि बाजार अब जब गांवों तक घुस आया है, तो परंपराएं वहाँ भी नष्ट करेगा, धूमिल हो रही है धीरे धीरे। अब उसके अच्छे बुरे दोनों पक्षों पर तो अलग से परिचर्चा हो सकती है। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, आपसे आगे बातचीत करें उससे पहले आपसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैसाखी पंजाब और पंजाब से लगा हुआ पूरा जो हमारा उत्तर भारत है उसकी धमक यहाँ तक सुनाई देती है। यहाँ तक कि अब मैं देख रहा हूँ दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में भी बैसाखी कुछ कुछ उस रूप में मनाने लगे हैं जैसा कि मूलतः पंजाब में मनाया जाता है। लेकिन भारत के दूसरे, जैसे कलकत्ता की आपने चर्चा की, दूसरे इलाकों में इस पर्व को या इसी से जुड़े हुए जो बैसाख की संक्रांति के बाद के पर्व हैं उनको किस रूप में मनाते हैं? मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक तो बंगाल का, उसको ये पोइला बैसाख मैंने पहला बैसाख कहते हैं, मैंने बैसाख का पहला दिन, उसको वो नए वर्ष के रूप में मानते हैं। वहाँ से लक्ष्मणाब्द शुरू होता है। अच्छा। बंगाल का जो पंचांग है वो लक्ष्मणाब्द से चलता है। अच्छा। तो वो लक्ष्मणाब्द कल से शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए जब पहला बैसाख के दिन वो जो भी व्यवसायी है वो जाएगा, नई उसकी बही आएगी जो वो हिसाब किताब की, हाँ, लाभ हानि वाला जो बही है वो कल से शुरू करेंगे। फिर इसके साथ हर दुकानदार कल के दिन जितने भी ग्राहक आएंगे उनको अलग से मिठाई पैकेट देंगे। अच्छा। अपनी तरफ से। अच्छा। ये वहाँ का नियम है पहला बैसाख। और मौसम भी उस तरह का हो जाता है ना। देखिए कि अगर आप बंगाल में जाएं तो ये जो अशोक है, सीता अशोक जिसको यहाँ पर कहते हैं, तो अशोक वृक्ष वो फूले, उसका जो फूल होता है जड़ से लेकर के सिर तक फूल, तो वो देख करके लगता है जैसे कि पूरा जो है होली खेल रहा है अभी।
जो हम लोग के यहाँ जैसे कि टेसू है, पलाश, तो पलाश तो ऊपर में होता है, लेकिन अशोक जो है नीचे से खिलता है, मैंने जड़ में भी वो फुला हुआ रहता है। तो ऐसे वातावरण में जब पहला बैसाख मनाते हैं वो तो एक दूसरा ही रंग होता है उसका। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँ, जहाँ का मैं हूँ, अपने बचपन में मैंने गांव में देखा है, अभी भी वो परंपरा चल रही है। अच्छा। माने वो ये कि उसको कहते हैं जूड़ शीतल। अच्छा। जूड़ शीतल का मतलब हुआ कि ठंडा करना। अब गर्मी का हुआ ना, तो उसके लिए शीतल, तो वो क्या उसका जो है एक समझिए कि उसको आयुर्वेदिक मानेंगे कि जैसे आज की रात खाना बनाएंगे जी, और खाना बना करके भात बनता है, बड़ी जिसको कहते हैं बड़ी है, और वो पूरा का पूरा आज जो खाएंगे वो रख देंगे कल खाने के लिए। अच्छा। और कल सवेरे चूल्हे की पूजा की जाती है। अच्छा। वो चूल्हा ही नहीं, दरवाजे का भी सबका, सब पर वो जो थोड़ा भात जो है डालेंगे, और कल दोपहर में भोजन नहीं बनेगा, वही खाएंगे सब। अच्छा। तो उसको जूड़ शीतल कहते हैं। फिर उसके बाद सवेरे उठ करके माँ जो है वो बच्चे को, अपने सभी संतानों को जल लेकर के इस पर सिर पर डालेंगे। अच्छा। उससे जगाएंगी उनको। अच्छा। और जो बहनें हैं वो अपने दरवाजे पर, वो सड़क पर पानी छीटेंगी ताकि उसका भाई आए तो उसको पाँव न जले। क्या बात। ये कंसेप्ट किस अंचल की चर्चा? ये मिथिलांचल की। ये मिथिला जो है बिहार का, उत्तरी बिहार जी। और नेपाल का आधा हिस्सा जिसको तराई कहते हैं जी। तो वो सब जो है वो वहाँ पर ये है। बहुत अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में सतुआ संक्रांति है, उसको कहते हैं। इसको बैसाखी को उधर सतुआ संक्रांति इसलिए कहते हैं कि उस दिन सत्तू ही खाते हैं। अच्छा। तो कल जो है सवेरे से लेकर के शाम तक सत्तू ही भोजन बनाए। यही नहीं, वो भोजन तो करना अलग बात है, दान किया जाता है। अच्छा। और दान करने में पूरे भारत की बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर कल के दिन जल से भरा हुआ घड़ा, उसके बाद उस पर सत्तू, गुड़ इन्होंने रख दिया था, तो गुड़, और उसके बाद पंखा, वो पंखा जो ताड़ का पंखा होता है वो, और जो बांस से बनाए जाते हैं उसको बियना कहते हैं, वो ऐसे ऐसे चलाते हैं। वो मैंने हवा करने के लिए, मैंने अब गर्मी शुरू हुई तो हम पहले उसको दान करें। अच्छा। योग्य व्यक्तियों को दान करें तब हम उसका उपयोग करें। क्या बात। हमारे यहाँ वो जो उपनिषद का है ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके तब भोग करो। अगर ये किया आपने तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, समाज अस्वस्थ नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये पूरे देश में, आप तमिलनाडु की तरफ चलिए, वहां पर भी पुदु वर्षम इसको कहते हैं, पुदु वर्ष, नव वर्ष। ये आप इधर चले जाइए कश्मीर की तरफ, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पर्व जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व है बैसाखी, जिसको हम बैसाखी कहें, लेकिन यह है मेष संक्रांति। तो मेष संक्रांति का जो है महत्व सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा कि दो संक्रांति है जो हम लोग धार्मिक कृत्य करते हैं, हाँ। वो संक्रांति के हिसाब से करते हैं। अच्छा। जो माघ, जैसे माघ स्नान करते हैं, तो आप पता करिएगा, जैसे कि प्रयाग में है, तो प्रयाग में जो स्नान करेंगे वो तो संक्रांति से संक्रांति तक, वो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक नहीं करेंगे। तो ये जो अंतर है वो संक्रांति के हिसाब से वो चलते हैं जी। तो संक्रांति के हिसाब से ये दो हैं पर्व। एक मकर संक्रांति जिसमें कि हम लोग वो तिल उल खाते हैं जी, और स्नान करते हैं, उसमें भी वो जाड़े का चरम सीमा है जी। और ये अब गर्मी की प्रारंभ है। क्या बात है। प्रयागराज में तो माघ मेला पूरा महीना भर चलता है, जो सर बता रहे हैं, वो पूरा महीना, एक महीने का होता है, लेकिन वो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक नहीं होता है। जबकि सामान्यतः जैसे कि रक्षाबंधन की बात की जी, तो रक्षाबंधन जो है तो बाद में की चीज है। ये पहले जो था, इसको श्रावण की पूर्णिमा को श्रावणी कहते थे। अच्छा। श्रावणी पूर्णिमा का मतलब हुआ कि उस दिन जो ब्राह्मण सब हैं वो जाकर के जलाशय में स्नान करेंगे और प्रायश्चित करेंगे। अच्छा। क्योंकि ब्राह्मण तो मार्गदर्शक होता है ना समाज का, तो अगर उसने कहीं साल भर में किसी को गलत राय दी, गलत दिशा निर्देश किया, उसके लिए वो करते हैं। और प्रायश्चित में ये गोबर
गोमूत्र, ये सब भी वो पान करते हैं। और उसके बाद उनका करीब 1.5-2 घंटे का जो होता है, जिसमें कि सारे पर्वतों को याद करते हैं, नदियों को याद करते हैं, पुरखों को याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं। ये सब पूरा बहुत बड़ा, तो इसको श्रावणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहाँ से वर्षा और वर्ष दोनों शुरू होता है। क्या बात है, वर्षा से ही तो वर्ष होगा। तो कृषि जहाँ है तो बिना वर्षा का तो वर्ष शुरू नहीं हो सकता। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, आपने वैशाखी के जितने आयाम खोल दिए हैं, तो उससे ये इस त्योहार का महत्व तो अपने आप ही जाहिर हो जाता है। और ये ठीक है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक अलग अलग नामों से बेशक आप इसको मना रहे हैं। बैसाखी मूलतः पंजाब में तो बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व है। और मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र आपके नोटिस में ले आऊँ और अपने दर्शकों के भी, कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में बिखोती का मेला बहुत प्रसिद्ध मेला एक ज़माने में होता था, अभी भी सुदूर अंचलों में वो मनाया जाता है। और उसका भी जितने आयाम आपने अभी बताए इस पर्व के, उन सभी का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उत्तराखंड में तो तमाम देश भर से लोग आए हैं, तो वो अपने साथ जो जिस परंपरा को लेकर आए हैं, तो उन सबका एक कलेक्टिव फॉर्म अगर आपको देखना है तो वो बिखोती में आपको मिल जाता है। भारती मिश्रा जी, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने जो एक इसके बहाने, बैसाखी के बहाने, जो इससे जुड़े हुए पर्वों की एक पूरा आयाम हमारे सामने खोला है जी। आपको क्या लगता है कि आप अध्यापिका भी हैं और स्कूलों में हमारे जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नए नौनिहाल पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जिस पीढ़ी के हैं, उन्होंने तो वो दौर देखा है और उनकी बदौलत उसकी छाप अभी तक हमारे समाज में है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, क्या इनके नोटिस में अपनी परंपराओं की ये छाप है, या स्कूल में पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ है कि बच्चे इनको जान सकें? जैसे कि मैं खुद ही एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापिका हूँ, तो आज ही हमारे स्कूल में बैसाखी का पर्व मनाया गया। बहुत अच्छा। और हमारे स्कूल में क्या, मुझे लगता है उत्तराखंड के मूलतः सभी स्कूलों में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। उसमें हमने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए बच्चों को, हिंदी में उनको भाषण दिया गया, हिंदी में बैसाखी के पर्व की महत्ता बताई गई। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं तो अंग्रेजी में भी उनको ये समझाया गया कि बैसाखी का पर्व क्या है। तो मेरे हिसाब से तो हर विद्यालय में ये पर्व इसी तरह से मनाया जाता है जैसे कि हमारे विद्यालय में। और रही बात नौनिहालों की, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये शिक्षा जो हमारे ऐसे पर्व हैं, बैसाखी है, छोटे छोटे से पर्व हैं, जो लोग जैसे किसानों के लिए इसका बहुत महत्व है, लेकिन जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि बच्चे इसके महत्व को जान पाएंगे। लेकिन हम नहीं बताते उनको घर में इसका महत्व, माता पिता नहीं बताएंगे कि कल बैसाखी है, माता पिता कहेंगे होली है, दिवाली है, पर ये नहीं कहेंगे कल बैसाखी है, इसको किस तरह मनाना है। पर विद्यालय जब वो बालक जाता है और वहाँ पर वो देखता है, सुनता है कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है, कि रबी की फसल कटाई होती है, किसान खुश होता है, अन्न उगाता है, इसलिए मनाई जाती है। खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ये बच्चे की जानकारी महत्वपूर्ण है इसके लिए। जी, इस पर जरूर जी। तो ये बच्चे को जानकारी कहाँ से मिल रही है? ये घर से नहीं मिल रही है, विद्यालय से मिल रही है। और विद्यालय में ये सब सिखाया जाता है, त्योहार को मनाया जाता है, चाहे वो बैसाखी है, चाहे ईद है, कोई भी पर्व है, विद्यालय में इसकी पूर्ण रूप से शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। बहुत अच्छा। और मुझे तो गर्व है कि मैं विद्यालय में शिक्षिका हूँ। बहुत अच्छा। ये जानना बड़ा सुखद है डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, इसको स्वीकार करेंगे बिल्कुल कि विद्यालयों में और पाठ्यक्रमों में अभी ये परंपराएं और ये पर्व हैं। अभी और इसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें जिसमें कह रहे हैं कि मातृभाषा के माध्यम से ही हम कक्षा 5 तक पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो मातृभाषा में पढ़ाएंगे क्या? मातृभाषा में यही सब चीज़ें ला करके कि वो पूरा परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है आपका कि मातृभाषा में पढ़ाएंगे क्या? हाँ, तो उसमें यही कि हम जिस पर्वों को मनाते हैं, हमारे जो आसपास के देवी देवता हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, उनका क्या महत्व है, जो लोग हमारे रहे, हमारे पूर्वज हैं, जितने परिवार का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ ही है। पूरे विश्व में परिवार का कंसेप्ट हमारे यहाँ से ही सब जगह, इसीलिए जितने भी रिश्ते नाते के नाम हैं वो हमारे यहाँ से सब जगह गए। जी। भ्रातृ से बरदर, भाई और भ्रातर किया गया, तो सब यहीं से है ना। जी, मदर का वही है। जी, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी, जब भारती मिश्रा बोल रही थी तो तब ये उसमें एक प्रसंग आया था
कि सिखों के 10वें गुरु इसके कारण देखिए ये जो है सनातन धर्म जो बचा उसमें सिखों का त्याग, सिख गुरुओं का त्याग और उनका जो मार्गदर्शन है बहुत बड़ा बलिदान किया है, बहुत बड़ा बलिदान है, तब जाकर के बचा है। और खासकर वो जो खालसा पंथ, जो खालसा पंथ तो उसी के लिए है ना, खालसा पंथ तो सात्विक पंथ कैसे हो सकता है, उसको त्याग और बलिदान से ही सात्विक हो सकता है, तो इसीलिए उसको बनाया गया। जो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने इस पंथ की स्थापना करी तो बेशक आक्रमणकारियों से बदला लेने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए करी, पर उनका उद्देश्य ये भी था कि सबको मिला दें, सब जाति सब धर्मों को मिला दें, है ना। आप देखेंगे कि उस धर्म में जब वो 5 प्यारे हमारे सामने आए तो वो अलग अलग धर्म के थे, कहाँ से आए, कहाँ से आए। वो कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू था या ब्राह्मण था या बनियाई था, वो 5 अलग अलग क्षेत्र से थे। और उनको वो जो अमृत पान कराया गया, सबने उसी में से पिया, ये दर्शाने के लिए कि हम अनेकता में एकता का प्रतीक है। लेकिन भारती मिश्रा जी, अभी जो बातचीत हमारी चल ही रही है उसमें आपको क्या लगता है कि अगर ये जो हमारे पर्व हैं जो खासकर ग्रामांचल, जैसे अभी डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र वो मिथिलांचल की परंपराओं की चर्चा कर रहे थे, तो मेरा तो मन कर रहा था कि कल ही वहाँ का टिकट लेके वहाँ उन परंपराओं को देखने जाना चाहिए जहाँ अभी आप मेरे घर ही आइए। जी तो जी, हालांकि गैस का चूल्हा हो गया लेकिन उसकी भी पूजा की जाएगी। क्या बात है। क्या आपको लगता है कि जिस जैसे परिवेश हमारा बन गया है, बाजार और शहरीकरण बहुत तेजी से, और ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मिश्र की बाजार अब गांव तक पहुंच गया है और परंपराओं पर वहां भी चोट पहुंच रही है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसी बाजार में हम अपनी इन परंपराओं को, इन पर्वों को जीवित रख पाएँ, उनके मूल स्वरूप पर रख पाएँ? क्या ऐसा है? सबसे पहले तो परंपराएं जो हमें मिलती हैं, जैसे मुझे जो चीज़ सीखने को मिली मेरे माता पिता से मिली। सबसे पहले तो माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को अपनी परंपराओं से अवगत कराएं। बहुत अच्छा, पहली बात, बहुत क्योंकि जब माता पिता ही भागदौड़ भरी जिंदगी में भागते ही रहेंगे तो वो समय नहीं देंगे तो परंपराएं बच्चे कैसे जानेंगे। बहुत अच्छा। तो अगर वो छोटी छोटी से पर्वों को मनाएं, उनके बारे में बच्चों को बताएं। पहले दादी नानी हुआ करती थी, अब तो एकल परिवार हो गए, कुटुंब सब समाप्ति होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार। तो वो जो बच्चों को शिक्षा देती थी ना, वो शिक्षाएं आज भी याद है। मैं अगर अपना ही लूँ उदाहरण, तो मैंने जो अपनी दादी से सीखा होगा, सुना होगा, वो मुझे आज भी याद है। अच्छा। तो इसमें माता पिता की जिम्मेदारी सर्वप्रथम है। बहुत अच्छा। और दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया, विद्यालय में शिक्षा ऐसी दी जा रही है कि बच्चे अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं जी। तो दूसरा योगदान तो विद्यालय का है ही। और मुझे लगता है जैसे कि आज के समय में वर्तमान पीढ़ी जिस दिशा की ओर जा रही है, पर विद्यालय अपना पूरा दायित्व निभा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी अपनी परंपराओं से कहीं ना कहीं जुड़ी रहेगी। बहुत अच्छा। आप जिस तरफ जो संकेत कर रही हैं जी, उसी का डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा भी कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी, उसमें जब मातृभाषा की बात आएगी तो आपके मातृ प्रदेश की भी बात आएगी और उन परंपराओं की भी बात आएगी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी, एक वो दौर था जो आपके बचपन का दौर था, वो भारत था, आपने वो भारत भी देखा है, आप इस भारत को भी देख रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि हम उत्तर आधुनिक काल तक पहुंच गए हैं। क्या आपको अंतर लगता है, और जो ये अंतर है इसमें वो परंपराएं और आज की परंपराएं आपको निराशा होती है, या आप इस सब के बावजूद आप उम्मीद से भरे हैं, आपको लगता है कि चीज़ें यथावत रहेंगी आने वाले दिनों में भी? जी, जिस दौर की चर्चा आपने किया, हमने जिया है बचपन में जी। वो दौर जो था, गरीबी थी लेकिन सुख था उसमें। क्या बात है। 4 पंक्तियां मैं अपने ही कह रहा हूँ कि कौन करता याद अब उस दौर को, जब गरीबी भी कटी आराम से। क्या बात है। और गर्दिशों की मार को सहते हुए लोग रिश्ता जोड़ बैठे राम से। क्या बात है। बहुत ये जो चीजें थी कि हम अमीरी को सुख का पर्याय मान लिया हमने, वो गलत हुआ। गांव में जो हम, जैसे यहाँ पर है कि हमारे पास में गाड़ी होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये जो हमारे तनाव को बढ़ाता है। जितना हल्का आप रहेंगे,
सफर उतना ही आसान क्या होगा। बात है, कितनी बड़ी बात आपने कह दी। तो वो चीज़ जो है गांव में था, और गांव में भी अब ये जो आ रही है बातें जिसकी भारती जी ने संकेत किया कि लोगों में भी होगा कि हमारे पास भी फ्रिज होना चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारी बिजली चली गई तो सारी कुछ शहर की उसके पास पहुंच गया है, गांव के पास। तो अब बाजार जो है, बाजार की जो कंपनियां हैं वो चाह रहे हैं कि इनके पास पैसा है, ये फसल बेच करके हम हमारा फ्रिज लें, हमारा टीवी लें, हमारा मोबाइल लें। देखिए कितने गांव में मोबाइल का जो है वो ये स्मार्टफोन का चल गया है बहुत। तो इस सब से क्या हुआ कि जो हमारा जो पर्व त्योहार मनाने का जो, देखिए जो बात आपने कही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, बैसाखी में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन जो आनंद आपको गांव में खुले में जो गांव ग्रामीण जो भांगड़ा करते तो उसका जो आनंद है आप स्टेज पर जो भांगड़ा होता है उसमें नहीं आ सकता, नहीं कर सकते। वो उसी तरह से है जैसे कि शेर को आप चिड़ियाखाना में देखते हैं, जंगल में देखिए शेर को, और तब उसके जो सिंहत्व है उसका अनुभव कीजिए। क्या बात। और ये जो है चिड़ियाखाना में तो बेचारा दयनीय प्राणी, तो मंच पर जो है होता है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो चीज़ एक झलक जरूर आ जाती है जी, लेकिन नहीं आ पाती है। तो हमको तो अंततः गांव में गांव की चीज़ों को बचा करके रखना होगा। जी जी। भारती मिश्रा जी, ये जो हमारे पर्व त्योहार हैं, ये आपको लगता है कि कहीं हमारे साहित्य में, हमारे लिटरेचर में, हमारी किताबों में कहीं आए हैं, और अगर आपने पढ़े हैं तो क्या वो पर्याप्त हैं? जो वर्तमान की पुस्तकें आ रही हैं उनमें से कुछ एक पुस्तक मैंने पढ़ी हैं, उसमें तो मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। अच्छा। पर जो पुराने साहित्यकार रहे हैं उनकी भी कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ उसमें हमारी परंपरा से जुड़ी, हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं। और मैंने आपकी भी किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों में भी वो परंपरा आज भी मुझे दिखाई देती है, वो जीवित नज़र आती है। तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पहाड़ की परंपरा को आज भी जीवित रखा है, कहीं ना कहीं अपनी किताबों में ही सही। चलिए, बहुत शुक्रिया। वो बुद्धिनाथ मिश्र जी, एक तो वो दौर की मैंने आपसे चर्चा की, क्योंकि आपकी ही पीढ़ी है जो उस पर प्रामाणिक रूप से बोल सकती है कि जो हमने जो हम खो चुके, जो खो रहे हैं और जो खोने की संभावनाएं हैं, उस पर तो आपकी पीढ़ी से ही बात करने से पता चलेगा। पर आपको क्या लगता है, वही सवाल जो मैंने अभी भारती जी से पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा इतना बड़ा सांस्कृतिक विविधता है पूरे देश भर की, त्योहारों के जरिए, यहाँ तक कि फसल के, बैसाखी मूल रूप से है तो फसल का ही त्योहार है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये साहित्य में पर्याप्त रूप में आ गया? ये साहित्य वाला पक्ष मैं इसलिए भी जोड़ रहा हूँ, किताबों वाला पक्ष, कि अगर ये रहेगा तो आने वाली पीढ़ियाँ परिचित होती रहेंगी और वो चीज़ें जिंदा रहेंगी, उसको एक ऑथेंटिकेशन मिलेगा। लगता है कि वो पर्याप्त आ गया है, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो भारती जी ने कहा ना कि जब तक हमारी, मैंने हिंदी को ही लेते हैं, तो हिंदी कविता जो है, कवि वो समाज से जुड़े होते थे, उस समय तक तो ये पर्व त्योहार सब उसी रूप में आते थे। बहुत बड़ी टिप्पणी है आपकी। इधर आकर के 50 साल में बहुत महत्वपूर्ण जो हिंदी कविता को एक बदरंग कर दिया गया, और अध्यापकों ने ही उसको बदरंग किया, नई कविता के नाम पर, छंद मुक्त कविता के नाम पर, उसमें वो चीज़ ही खत्म हो गई है। उनके पास वो है ही नहीं, वो कुंठा संतरास की बात करेंगे, उल्लास, जबकि हमारे हर पर्व उल्लास का त्योहार है, निश्चित रूप से उत्साह का पर्व है, बिल्कुल खुश होने का पर्व है। बहुत अच्छा। तो ये चीज़ जो है वहाँ वो नहीं, उनको नकारात्मक ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। मैंने विरोध भी किया कि जो कक्षा 10-11 के बच्चों को जो आप ये नकारात्मक कविता पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप? उनको तो उत्साह दीजिए कि जीवन के लिए वो अपने भीतर ऊर्जा तैयार करें। सकारात्मक सोच तो ऊर्जा देता है ना। अब अगर आप उस समय ही कह दें कि दुनिया बेकार है, ये नरक है, ये, तो वो बेचारा क्या करेगा? तो इस तरह की कविताओं को अगर पाठ्यक्रमों में रखते हैं, जो अब हट रहा है धीरे धीरे, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था कि अगर नहीं करेंगे तो हम इसके पाठ्य पुस्तकों को हम होली जलाएंगे, इतना क्या था। तो अब वो हट रहा है, और ये जो बताएं कि कई दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण होगा
क्योंकि अब जो है इतिहास भी नए ढंग से लिखा जा रहा है, जिसमें कि गलत इतिहास, जो भ्रांतिपूर्ण इतिहास था, उसको हटाया जा रहा है। और उसके बाद जो अपना जो पर्व त्योहार है, अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो पुरखे, अपनी जो विशिष्टता है, उस सबको भी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से लाया जाता है। जी, बुद्धिनाथ मिश्र जी, जिस तरफ आप बहस को ले गए हैं, ये तो बड़ी बहस की मांग करता है और इस पर एक अलग से परिचर्चा रखी जानी चाहिए कि क्या चीज़ें बदलें, क्या ना बदलें, और पाठक क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये आपने ठीक कहा कि नकारात्मक प्रभाव कम से कम साहित्य में बहुत ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। इतने शानदार मोड़ पर हम परिचर्चा को ले आए हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और भारती मिश्रा जी, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है। आप दोनों स्टूडियो में आए, आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। ये थी हमारी आज की विशेष परिचर्चा। अगली बार किसी विशेष अवसर पर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।